ध्यान दो, हम लोग एक नया ब्रांच आज पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑप्टिक्स, मीन्स प्रकाशिकी। सबसे पहले हम लोग उस ब्रांच के बारे में समझते हैं और उसका क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं, कितने भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही? फिर हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाते चलिए, फिर बढ़िया समझाएंगे। हाँ, ऑप्टिक्स इसको बोलते हैं बेटा हम लोग प्रकाशिकी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको दो भागों में बांटेंगे बेटा। पहला, और दूसरा। ध्यान देना, पहला जो इसका पार्ट है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्यामितीय प्रकाशिकी। बात समझ में आई? इसको हम लोग बता सकते हैं कि ये है किरण प्रकाशिकी या फिर ज्यामितीय प्रकाशिकी। बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज़। अभी हम लोग एक एक चीज़ को बढ़िया से समझेंगे कि इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्यों दो भागों में बांटा गया। बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की इसके, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, आप बढ़िया समझना बेटा। क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, ओम। ठीक से समझना, कहीं दिक्कत होगी तो आप पूछना। ओके, तो हो गया फिजिकल ऑप्टिक्स। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? भौतिक प्रकाशिकी। भौतिकी प्रकाशिकी को हम लोग फिर से दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें पहले पार्ट की सी, तो देख लीजिए, इसका जो पहला पार्ट होगा बेटा उसको हम लोग बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। जिसको आप बोल सकते हो तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, और भौतिकी प्रकाशिकी में जो दूसरा पार्ट है इसका बेटा, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम प्रकाशिकी। ठीक है, अब एक एक को हम लोग क्या करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे ध्यान से। चल, सबसे पहली बात, ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाशिकी क्या है। बात समझ में आ रही है? जैसे बेटा हम लोग ऑप्टिक्स के ब्रांच आपको दिखा रहे हैं, शाखाएं दिखा रहे हैं कि प्रकाशिकी का एक शाखा ये हो गया, दूसरा शाखा ये, इस तरीके से बांट रहे हैं। ऐसे ठीक ऑप्टिक्स एक खुद ही शाखा है। बात समझ में आ रही है? खुद ही एक ब्रांच है। किसका ब्रांच है? तो बताएंगे फिजिक्स का। किसका बेटा? फिजिक्स का। जो हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं उसी का एक ब्रांच है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, उसी प्रकार से एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाशिकी। अच्छा,
तो इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में तो हम लोग समझते थे कि आवेशों का अध्ययन करते थे, बात समझ में आ रही। यहाँ हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, प्रकाशिकी में। तो आप सब जानते हो प्रकाश का, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये प्रकाश क्या होता है, तो जैसे वहाँ पर आवेश क्या होता था बाद में पढ़े थे बढ़िया से ना, वैसे यहाँ हम लोग प्रकाश को भी बढ़िया से पढ़ेंगे कि क्या होता है। वैसे तो आप लोग 6th 7th 8th 9th में पढ़ ही चुके हो, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, ठीक है, जो हमारे आंखों को संवेदित करती है, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे अभी। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में इनके विषय में लिखते चल रहे हैं कि प्रकाशिकी में क्या पढ़े। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख दो, क्योंकि ये सब आपको एग्जाम में थोड़ा लिखना है, बस हमको इससे परिचित होना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस में क्या पढ़ेंगे, क्लियर। तो अगर बात करें ऑप्टिक्स की बेटा, तो ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश के गुणों, किसका अध्ययन करेंगे बेटा, गुणों व प्रभावों का अध्ययन। बात समझ में आ रही बेटा, ये आपको पढ़ना है। किसके अंतर्गत पढ़ना है, प्रकाश। आपसे कोई पूछे प्रकाशिकी ब्रांच में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम बताएंगे कि हम प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश के प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। ये सारी प्रकाश के गुण आप लोग जानते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे प्रकाश हमको सीधी रेखा में, है ना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इस टाइप से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश संवर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है। बात समझ में आ रही है। और भी चीज़ें, ध्रुवण होता है, ये सारी। प्रकाश का प्रभाव, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश क्या होता है, धातु की सतह पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। बात समझ में आ रही है। प्रभाव ही तो है, प्रकाश के प्रभाव से उत्सर्जित हो रहा है, कॉम्पटन प्रभाव या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बात समझ में आ रही है। ये सारी चीज़ें ऐसे। तो आपको प्रकाशिकी ब्रांच का मतलब तो समझ में आ गया, उसके हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे, क्लियर बात, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का ब्रांच हो गया ऑप्टिक्स, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। अब इसको हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं, एक तो बात रहे हैं किरण या ज्यामितीय प्रकाश की, और दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स यानी कि भौतिक प्रकाश की बांट दी। अब प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया, ध्यान दीजिएगा। जो किरण या ज्यामितीय प्रकाश की है, इसमें बेटा प्रकाश को हम लोग, प्रकाश का जो संचरण होता है, गमन होता है, सीधी रेखा में मानते हैं और किरण के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। सीधी रेखा में मानते हैं और किरण के रूप में प्रदर्शित। जैसे प्रकाश चलता है तो हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ये कौन सी लाइन है, सरल रेखा है ना, तो उसका पथ कैसा हो गया, सरल हो गया, ऋजुरेखीय हो गया, सीधी रेखा में प्रकाश गमन करते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग 6th 7th में, मुझे याद नहीं आप लोग कब पढ़ते थे, हम भी कब पढ़े थे, आप लोग पढ़े होंगे कि एक एक्सपेरिमेंट क्रियाकलाप करते थे। कैसे कि आप एक मेज लीजिए, अब मेज के ऊपर क्या करिए, गत्ते लगाइए। गत्ते कैसे लगाना है, पहले तो एक ही साइज के आप 4-6 गत्ते काट के रख लीजिए, ठीक है, वो उसके ऊपर क्या करिए, छिद्र बना दीजिए ऐसे, फिर एक एक को उठाकर इसी पर लगा दीजिए, चाहे टेप या गोंद या किसी भी तरीके से ऐसे लगा दिए। ये ऐसे लगा दिए। अब सब में आपने किया क्या है, एक ही रास्ते में तो छिद्र होगा, क्योंकि एक के ऊपर एक रख के आपने छिद्र किया था और सभी एक साइज के थे, उसको ऐसे खड़ा कर दिए मेज पर। ये क्या है बेटा, मेज है एक, उसी के ऊपर खड़ा कर दिए। अब एनसीईआरटी क्या कहता था, अब आप क्या करिए, प्रकाश स्रोत लीजिए, प्रकाश स्रोत का मतलब टार्च या मोमबत्ती या फिर कुछ भी लीजिए, और एक छिद्र से दिखाइए और अपने सहयोगी छात्र को पीछे जाने के लिए बोलिए, और वो आके यहाँ से देखे और उससे पूछे प्रकाश पहुँच रहा है बे, तो बताएगा हाँ, है ना। तो अगर आप जानते हो, सही चीज़ है भैया, कि अगर हम यहाँ से प्रकाश को क्या करेंगे, प्रकाश स्रोत से भेजेंगे, क्लियर है। तो अब चूंकि ये सीधी रेखा में चलती है तो ऐसे उस पर उसको दिखाई देगी। यहाँ कौन होगा, तो आप बताओगे प्रेक्षक होगा, ऑब्जर्वर, ठीक है, यहाँ से वो देखेगा, उसको दिखाई देगा। अब आप अपने एक सहयोगी से कहिए कि एक कार्ड को क्या करे, थोड़ा ऊपर उठाए, और जब ये थोड़ा ऊपर उठाएगा
तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, छिद्र तो यहाँ आ जाएगा ना, ऐसे। अब बताओ प्रकाश उससे पूछोगे कि पहुंच रहा है तो कहेगा ना ही, ना या होता है। रीजन, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कब तक? जब तक उसके मार्ग में कोई अवरोध ना। अब आ गया अवरोध, अब ये कहाँ जा पाएगी? उधर नहीं जा पाएगी ना। अगर सीधी रेखा में नहीं चलती तो कहती रुको हम यहाँ से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तो वही चीज़ है कि प्रकाश, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें किरण प्रकाशिकी में हम लोग मानते हैं कि प्रकाश का संचरण जो होता है वो सरल रेखीय होता है। क्या होता है? तो उसके पथ को ऐसे प्रदर्शित करेंगे, एक लाइन से, रेखा से। बात समझ में आ रही है? और उस रेखा पर एक तीर बना देंगे। क्या करेंगे? एक तीर बनाएंगे। अभी मतलब समझा रहा हूँ इसका, इस तरीके से। अच्छा, इस तीर का मतलब क्या होगा? अगर ये तीर लग गया है तो इसको हम लोग किरण बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रे। तो ये जो लाइन है ये पथ के संचरण को प्रदर्शित करती है कि सीधी जाती है, और ये जो तीर है ये प्रकाश की दिशा को प्रदर्शित, संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है कि इस दिशा में वो संचरित हो रही है, यानी गमन कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग ज्यामितीय प्रकाश की भी इसीलिए बोलते हैं, है ना, रेखा के कारण। और जिस बच्चे की ज्यामिति जितनी बढ़िया होगी, जितना बढ़िया से पढ़ा होगा, उसको किरण प्रकाश की उतनी ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बात समझ में आ रही? अरे अब तुम डिमोटिवेट मत हो जाओ कि तुमको नहीं समझ में आएगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है, जितना ज्यामिति आपको इसमें काम लगेगा वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाता रहूँगा। बात समझ में आ रही? और उम्मीद है कि आप जल्दी सीख जाओगे। यहाँ पर बड़े हो गए हो ना। अरे जो चीज़ आप पहले 1 साल सीखते थे 6th 7th में पूरी किताब में ज्यामिति में, वो आपको 1 दिन बताएंगे, 2 दिन बताएंगे, सीख जाओगे आराम से, जो काम लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब बार बार प्रैक्टिस करनी है एक ही चीज़, तो समझ में आएगा। आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं कि हमने नहीं पढ़ा था ज्यामिति तो हमारा गया प्रकाशिकी। समझ में आया? बात समझ में आ गई बेटा? रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसीलिए इसको बोलते भी हैं, इसमें ज्यामिति बहुत ज़्यादा यूज होती है। पूरी की पूरी ज्यामिति है इसकी अवधारणाओं को समझने के लिए। क्लियर? अच्छा, एक एरो बनाए, 2 एरो क्यों नहीं बनाए? इसको किरण क्यों बोल रहे हैं, रेखा क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सारी चीज़ आप पहले से जानते हो। रेखा की अगर हम बात करते हैं बेटा, लाइन की ना, इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? इसका कोई भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता। ये इधर भी और इधर भी। बात समझ में आई? अच्छा, आप जब भी पढ़े होंगे बुक में तो आप रेखाखंड पढ़ते थे, रेखा नहीं पढ़ते थे। बोलते थे रेखाखंड ए बी खींचा, तो रेखाखंड ए बी का मतलब हुआ प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु बी, वो किसी एक सीधी रेखा का छोटा सा पार्ट। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक बिंदु ए और बी ले लिए, ये तो ये इस पूरे लाइन का क्या हुआ? एक रेखाखंड। अब बात करते हैं किरण की, तो बहुत ध्यान से समझना। किरण का प्रारंभिक बिंदु होता है, किरण का, कि उसका सोर्स कहाँ है, उसका स्रोत कहाँ है, कहाँ से उत्पत्ति हुआ उसका, है ना। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। अंतिम बिंदु नहीं होता, और रेखाखंड का दोनों होता है, प्रारंभिक और अंतिम दोनों होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, तो आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे। बात समझ में आई? तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि ये क्या है। किरण प्रकाशिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम बोल देंगे कि इसमें प्रकाश संचरण क्या करेंगे बेटा? सरल रेखीय मानकर, सरल रेखीय मानकर किरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? किरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? हम लोग क्या करेंगे? प्रकाश संचरण को सरल रेखीय मानेंगे। बात समझ में? कहीं भी प्रकाश स्रोत होगा तो सीधी रेखा में जाएगा, ऐसा हम लोग मानेंगे। क्लियर? हाँ। और उसके बाद एक किरण द्वारा इसको किरण के रूप में प्रदर्शित करेंगे।
किसके रूप में? किरण के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। जैसे ये, उस पर क्या होगा? एक तीर लगा, इस तरीके से। तो जो सीधी रेखा है बेटा, वो प्रकाश के संचरण को, के पथ को प्रदर्शित करेगी, और जो तीर है वो दिशा को, संचरण के दिशा को प्रदर्शित करेगा। लिखने की जरूरत है, समझ जाओगे ना? कोई बात नहीं, ऐसे इसको अलग कर लेंगे। याद ये रखना है आपको कि इसमें हम लोग विभिन्न घटनाएं, जैसे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, वर्ण विक्षेपण आदि हम लोग क्या करेंगे? इसमें पढ़ लेंगे। क्लियर? और ये सारी चीज़ें आप पहले 10th में भी पढ़ चुके हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। हाँ, बता दीजिएगा बेटा कि ये संचरण की दिशा किसको प्रदर्शित करेगी? शॉर्ट में लिख दे दिशा को, समझ जाओगे। और ये संचरण के पथ को किसको प्रदर्शित करेगी? संचरण के पथ को, ये दिशा को, ये पथ। रे ऑप्टिक्स आपको समझ में आया? किसमें क्या पढ़ना है? पढ़ेंगे वही प्रकाश ही, कोई अलग चीज़ नहीं पढ़ेंगे, है ना? जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते तो आवेश ही थे, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग अलग होता था। क्लियर? वैसे यहाँ भी, तो यहाँ पर प्रकाश को हम लोग क्या करेंगे? एक सीधी रेखा में गमन करता हुआ मानेंगे और उसको एक किरण के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। और इसी में हम लोग जो घटनाएं पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण आदि सब इसी में पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, वापिस आते हैं बेटा फिजिकल ऑप्टिक्स। इसको दो भागों में हम लोगों ने बांटा। पहला तरंग प्रकाशिकी, दूसरा क्वांटम प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में क्या करते हैं? तो इसमें प्रकाश को हम लोग तरंग के रूप में संचरित करता हुआ मानते हैं। बात समझ में आ रही है? लिख लेंगे, इसमें हम लोग प्रकाश को तरंग मानकर व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या करते हैं। हाँ बेटा, ये व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण ये सब क्या है? घटना है, इवेंट है। बात समझ में आ रही है? जैसे परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण का। क्लियर? जो व्यतिकरण, विवर्तन है, ये सब केवल और केवल तरंगों में ही होता है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो प्रकाश को तरंग मानकर हम लोग क्या करते हैं? इसकी व्याख्या यहाँ पर करते हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, घबराइएगा नहीं कि कुछ चीज़ें सर जी बहुत शार्ट में पढ़ाते हुए चल रहे हैं, हम लोग कैसे समझ पाएंगे। अरे ये सब आप पूरा सागर ही पढ़ने वाले हो। अभी तो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में पूरा थोड़े पढ़ा देंगे भाई, बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ोगे। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? प्रकाश को किसमें मानेंगे बेटा? तरंग। तरंग का मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे मान लेंगे। याद रखना, प्रकाश के जो तरंग की प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ये सारी चीज़ें। तरंग कुल मिला के मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, क्योंकि मुझे पता है सारे लोग नहीं पढ़े। क्लियर? एक आध लड़के कहीं से पढ़ ले होंगे तो पढ़ लिए होंगे, बाकी 11th में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े। तो तरंग तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये ब्रांच स्टार्ट करने से पहले बेसिक जो वेव होता है, वेव का जो भी बेसिक चीज़ें होती है, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। क्लियर? ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। ओके, इस तरीके से कुछ। अच्छा, यहाँ पे हमको सरल क्यों दिखाई देता है? सरल रेखीय क्यों दिखाई देता है जबकि इस फॉर्म में चलता है? तो उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है बेटा, वेवलेंथ, बहुत ही कम होता है। 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के आसपास। बात समझ आ रही है? जो कि बहुत ही कम है। इसीलिए आपको सरल रेखा में गति करता आदि घटनाओं में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? तो आप समझ गए। तरंग प्रकाशिकी में क्या करेंगे? प्रकाश को तरंग मानकर व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या करें।
क्वांटम प्रकाशिकी क्या है? तो यहां पर प्रकाश को कण क्या मानेंगे बेटा? और असल में उस कण को हम लोग बोलते हैं फोटॉन। प्रकाश को कण मानते हैं। और जो इवेंट्स हैं बेटा, यहाँ पर घटनाएं हैं, कौन सी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये आप में है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, आदि की व्याख्या की जाती है। मैं समझाता हूं बेटा, परेशान मत रहो। अच्छा, ये हो गया आपका क्वांटम प्रकाश की। एक एक चीज को बढ़िया समझिएगा। मैं दोबारा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। तरंग, ठीक है। यहां पर बनाना चाहो तो ऐसे बना दो। फोटॉन, ध्यान देना बेटा। अगर आपसे कोई पूछे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हो, तो हम लोग क्या बताएंगे? प्रकाश। क्या बताएंगे बेटा? प्रकाश के हम लोग गुणों और उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इसको हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन से? रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बात समझ में आ रही है? और दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हो? रे का मतलब किरण, किरण प्रकाश की। तो इसमें हम लोग प्रकाश को एक सीधी पथ पर गमन करता हुआ मानते हैं, मान लेते हैं कि एक सीधी रेखा में गति करता है। बात समझ में आ रही है? और उसको एक किरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और इसमें हम लोग परावर्तन, अपवर्तन, उड़ विक्षेपण जैसी घटनाओं की व्याख्या इससे कर देते हैं। क्लियर? लेकिन आगे जब विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इन सब की व्याख्या नहीं होती ना किरण प्रकाश की, तो आप सभी जानते हो व्यतिकरण, विवर्तन क्या होता है? केवल तरंगों में होता है। और हाइगेंस आते हैं, हाइगेंस बताते हैं कि प्रकाश का नेचर कैसा है? वेव है, तरंगों के रूप में चलता है वो। क्लियर? और वो प्रूव भी करते हैं अपने हाइगेंस, अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से। अपवर्तन के नियम की व्याख्या करते हैं, जो परावर्तन अपवर्तन था दोनों की व्याख्या कर देते हैं। और उसके बाद व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या करते हैं। फंस जाते हैं कहाँ? ध्रुवण में। तो प्रश्न लग जाता है कि भैया वेव वाला भी गायब हुआ तो अब क्या आएगा? बात समझ में आ रही है? हालांकि वो करते क्या हैं? हाइगेंस प्रकाश तरंगों को ऊर्ध्व, क्या बोलते हैं इसको, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मानकर व्याख्या करते हैं। अनुदैर्ध्य मानकर व्याख्या करते हैं, तो यहाँ फंस जाते हैं। ध्रुवण की व्याख्या हो नहीं पाती, क्योंकि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। बात समझ में आ रही है? तब वहाँ पर बाद में सब लोग आते हैं, वैज्ञानिक वगैरह, और ध्रुवण की व्याख्या करते हैं प्रकाश को, प्रकाश की तरंग को अनुप्रस्थ मानकर। तो यहाँ तक बात बन जाती है। फिर उसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव आता है, वहाँ दिक्कत हो जाती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब आप समझिएगा, प्रकाश के प्रभाव से किसी दिए गए धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। बात समझ में आ रही है? तो उसकी व्याख्या नहीं हो पाती तरंग सिद्धांत से, फिर सब परेशान हो जाते हैं। तो फिर कण प्रकृति से उसकी व्याख्या होती है, पार्टिकल, है ना। आइंस्टीन आते हैं, आइंस्टीन उसकी व्याख्या करते हैं। और किससे? प्लांक के क्वांटा थियरी से। उन्होंने क्वांटम की थियरी दी। क्या दी? उन्होंने कहा जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में उत्सर्जित होकर, बात समझ में आ रही है? किसके रूप में उत्सर्जित हुआ? ऊर्जा के, किसके? एनर्जी, है ना। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में उत्सर्जित होता है, तरंगों के रूप में संचरित होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। फोटॉन बोलते हैं या क्वांटा बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो फोटॉन, उसको हम लोग पार्टिकल मान लिए, प्रकाश को छोटे छोटे पार्टिकल मानकर, और उसकी व्याख्या कर दी गई। क्लियर? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किरण प्रकाश की में ऐसे पढ़ते हैं, तरंग प्रकाश की में तरंग मानकर पढ़ते हैं,
और फिर क्वांटम प्रकाशिकी में हम लोग क्या करते हैं, कण मान करते हैं। और फाइनली लास्ट में हम लोग को पता चलता है कि प्रकाश का डुबल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति रखता है। बात समझ में आ रही है? ये कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जब आप इसके अंदर जाओगे तो आप पगला जाओगे। कोई कहेगा कण के रूप में, कोई कहेगा तरंग के रूप में, है ना, कोई इसकी व्याख्या करेगा, कोई उसमें अटक जाएगा। फिर जैसे वैज्ञानिक उस समय परेशान थे कि असल में है क्या, वैसे बच्चे परेशान हो जाते हैं असल में हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको कंक्लूजन, लास्ट वाला निष्कर्ष बता दे रहा हूँ। ये याद रखना कि इसका डुअल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होती है, कण के रूप में भी चलता है, तरंग के रूप में। ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे लास्ट में। डी ब्रॉगली आएंगे और अपने मैथमेटिकली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, मैथमेटिकली इक्वेशन से ही बता देंगे, है ना। आप लोग पढ़े हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p क्या होता है, संवेग, है ना। चलो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई बेटा, इसमें कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है। तो इसको ऐसे बना लो जैसे मैंने बनाया है, बनाओ जल्दी। हाँ ध्यान देना, सबसे पहली बात बेटा, बात मत करो तभी आपको समझ में आएगा बढ़िया से। पहली चीज़ तो ये जो आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो बेटा, इसको आप अपने सिलेबस में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। और ये जो आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो बेटा, इसको आप अपने सिलेबस में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 10 में। बात समझ में आ रही? और ये आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ोगे। बात समझ में आ गया? तो रे ऑप्टिक्स हम लोग 9 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, जो भी पढ़ने वाले हैं। 10 नंबर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स, क्लियर। उसके बाद 11 चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वांटम प्रकाशिकी, क्लियर, ओके। अच्छा, इनके मार्क्स की बात करें तो आप याद रखना चैप्टर 9 एंड 10 ये अकेले कितने नंबर का आएगा बेटा, 13 नंबर, ठीक है। जो 9 और 10 है ये दोनों मिलाकर कितने नंबर का आएगा। अरे नंबर देख के बहुत खुश मत होइए, बहुत बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। चलो, और इसको देखिए, अगर हम बात करें चैप्टर 11 तो ये जो है वो 6 नंबर का है। तो 6 3 9 और कुल मिला के बेटा ऑप्टिक्स से हम लोग कितने नंबर लेने वाले हैं, क्लियर। चलो स्टार्ट करें हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 9। चलो हाँ बेटा, चैप्टर का नाम लिखना, रे ऑप्टिक्स, बातचीत नहीं बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर। अगर हम हिंदी में बात करें बेटा तो आप लिख सकते हो किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ये आपको पढ़ना है चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बड़े चैप्टर होते हैं बेटा, जो बड़ा चैप्टर है ना, जो बड़े चैप्टर होते हैं उनको अगर हम छोटे छोटे चैप्टर में बांट कर पढ़ें तो हमको बहुत बढ़िया समझ में आता है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो आप बोर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग करने क्या वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 को 3-4 भागों में बांटेंगे, छोटे छोटे भाग में, और आराम से उसको पढ़ेंगे, उसका न्यूमेरिकल करेंगे, बढ़िया से समझ में आएगा। क्लियर है?
जैसे अगर हम किरण प्रकाश की को बात करें, इसको बांटने की, तो हम लोग पहला बांट देंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, यानी अपवर्तन और परावर्तन में। बात समझ में आ रही है। और दूसरा हम लोग बांट देंगे लेंसेस में। ये लेंस में जब होगा तो उसमें अपवर्तन ही होगा, लेकिन गोलीय पृष्ठ होगा अपवर्तन के लिए। बात समझ में आ रही है। ओके, जैसे समतल पृष्ठ, मान लो पानी भरा हुआ है ऐसे, क्लियर। अब प्रकाश की किरण क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ये चीज़। तो ये पृष्ठ कैसा है, समतल पृष्ठ। तो ऐसे ही लेंस में क्या होता है, लेंस का कम से कम एक पृष्ठ कर्व होता है, मुड़ा हुआ होता है, वक्र होता है। बात समझ में आ रही है। और उत्तल की बात करोगे तो ऐसे उभरा हुआ होगा, अवतल की बात करोगे तो ऐसे दबा हुआ होगा। बात समझ में आ रही है। तो है तो ये गोलीय पृष्ठ ही ना, तो असल में इसको बोलते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो पहले में हम लोग क्या करेंगे, अपवर्तन और परावर्तन की अवधारणाओं को समझ लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें समझ लेंगे। दूसरे में हम लोग गोलीय पृष्ठों पर क्या पढ़ लेंगे, अपवर्तन यानी लेंस वगैरह पढ़ लेंगे। तीसरे में हम लोग प्रिज्म पढ़ लेंगे, प्रिज्म का जो वर्ण विक्षेपण वगैरह होता है। बात समझ में आ रही है, ये पढ़ लेंगे। और चौथे में डायरेक्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिकी यंत्र। प्रकाशिकी यंत्र का मतलब सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये सब क्लियर है ना। बस खत्म। तो हमको बढ़िया समझ में आएगा और बेहतर तरीका। अगर एक साथ सब पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी आप, ठीक है। आगे पढ़ लोगे, पीछे जब तक पहुँचोगे पूरा आगे भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस भी जरूरी है न्यूमेरिकल की, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पार्ट में बांट। चलो, तो पार्ट फर्स्ट कर लीजिएगा इसमें। अभी हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। और पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, तो लिख लीजिएगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा हम लोगों को परेशान कौन कर रहा है, प्रकाश। कौन परेशान कर रहा है, प्रकाश ही ना। चाहे कोई भी ब्रांच पढ़ेंगे, प्रकाश के गुणों और प्रभावों का ही तो अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि प्रकाश ही क्या होता है, प्रकाश होता क्या है। तो आप हेडिंग बनाइए, प्रकाश। जिसको आप लोग क्या बोलते हो, लाइट, ठीक है। हेडिंग बनाना। और इसमें एक लाइन में मात्र हम लोग लिख देंगे, अरे क्या, कि प्रकाश, लिखते चलो बेटा, एक विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा क्या है बेटा, यानी कि रेडिएशन एनर्जी है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये करता क्या है, तो जो हमारे आँखों को संवेदित करती है, जो हमारे आँखों को संवेदित करती है। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब। ठीक से समझने के लिए आप क्या करिए, जैसे आप कल्पना करिए आप ऐसे कमरे में हैं जो सभी तरफ से बंद है, जिसमें प्रकाश नहीं जा सकता, कोई भी लाइट वगैरह नहीं जल रही, ठीक है। उसमें आपको कुछ दिखाई देगा नहीं, क्यों, प्रकाश उपस्थित नहीं।
बात समझ में आ रही है? और जैसे ही मान लो आप बल्ब जलाते हो या मोमबत्ती जलाते हो, कुछ भी जलाते हो, आपको वस्तुएं दिखने लगती हैं। क्या प्रकाश आपको दिखता है? तो सबसे पहली बात यह है कि प्रकाश खुद तो अदृश्य है, नहीं दिखती, लेकिन हमें वस्तुओं को दिखाने के लिए हमारे आँखों को संवेदित करती है, संवेदना देती है इनको। बात समझ में आ रही है? और प्रक्रिया क्या होती है? प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, अब पड़ने के बाद में टकरा कर वहाँ से हमारी आँखों पर पड़ता है। बात समझ में आ रही है? और हमें वो वस्तुएं दिख रही हैं। और ये है क्या? तो एनर्जी है, ऊर्जा ही है। बात समझ में आ रही है? कौन सी, किस रूप में एनर्जी है? रेडिएशन, रेडिएशन फॉर्म में, विकिरण फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी पूछे प्रकाश क्या है, तो आप बताओगे एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। इसका मुख्य काम क्या है बेटा? हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करना, जिससे हम वस्तुओं को देख। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब प्रकाश को अच्छे से समझने के लिए हम लोग थोड़ी बहुत इसके गुणों को जान लेते हैं। पहले एक एक करके तो पढ़ेंगे ही, इकट्ठा कुछ इंपॉर्टेंट 2 4 6 जो भी याद आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो आप इसमें एक हेडिंग बना लेना ऐसे शॉर्ट में, सम इम्पोर्टेंट, हाँ लिख सकते हैं, फैक्ट रिलेटेड टू लाइट। क्लियर बेटा? सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू लाइट्स मीन्स प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्लियर? उसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो यही लिख लो, अभी आप पढ़े हो क्या? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। क्या होता है बेटा? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यद्यपि यह हमें वस्तुओं को दिखाता है। हम कह सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। क्लियर है बात? अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें बेटा, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। चलो मैं इसको आपको समझाता हूँ बेटा, ध्यान देना। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं बेटा, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये चैप्टर नंबर 8 है आपका, चैप्टर ये पूरा। बात समझ में आ रही है? वहाँ हम विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ेंगे, बहुत सी विद्युत चुंबकीय तरंगे। बहुत सी का मतलब इतना नहीं होगा कि हम गिन नहीं पाएंगे, है ना। उसका एक स्पेक्ट्रम होगा, वो मैं आपको बनवाऊँगा, याद करने का ट्रिक भी बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते हो, है ना, डायरेक्ट रट के। तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पढ़ाऊँगा। अच्छा ये होता क्या है, इसको मूल रूप से आप समझ लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है, परस्पर लंबवत कंपन करते हैं। बात समझ में आ रही है? परस्पर लंबवत कंपन करते हैं, और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, यानी तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। मैं आपको अगर आरेख बनाकर समझाऊँ ऐसे, तो ये अगर वैद्युत क्षेत्र है सपोज करना, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में सपोज करना चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये संचरण की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ रही है? ये तरंग के चलने की दिशा होगी, तो ये संचरण की दिशा, और तीनों परस्पर लंबवत होंगे। क्लियर? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो लंब कोणीय अक्ष है, जाहिर सी बात है इनके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री।
अब यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, उसका कारण ये है कि बोर्ड हमारा 2D है। बात समझ में आ रही है? अब फिगर 3D है। ये जेड जो इधर आपको दिख रहा है वो असल में ये है। अब आप देखो, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बात समझ में आ रही है? दोनों परस्पर लंबवत हैं और तरंग संचरण की दिशा इधर है, इधर की ओर तरंग बढ़ेगी। क्लियर? वो भी देखो इन दोनों के लंबवत है, इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है। तो ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनके बारे में आप जान लीजिए कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता, जैसे ध्वनि तरंगे होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत है। अगर मीडियम नहीं होगा, माध्यम का मतलब समझ रहे हो, जैसे ध्वनि तरंगे चल रही हैं तो यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए किसी माध्यम के थ्रू होकर जाएंगी ना। जैसे हवा है, हवा के कण है, पानी है, ये हो गया, दीवार हो गई। बात समझ में आ रही है? ये सब माध्यम है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोसों में होती है। क्लियर? हाँ, वहाँ पे जल्दी पहुँचेगी। ठीक है, चलो बात को समझना। लेकिन अगर हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत, ये निर्वात में भी चल सकती है जहाँ कुछ ना हो। जैसे सूर्य से पृथ्वी के सतह तक प्रकाश आता है, उसके बीच में बहुत सारे ऐसे स्थान होंगे जहाँ वैक्यूम होगा, कुछ नहीं होगा, निर्वात होगा। लेकिन प्रकाश क्या है, वहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, जहाँ कुछ भी नहीं है उसमें से भी चला आया। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत हुई नहीं। वो भी क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है निर्वात में ही अधिकतम होती है, वो अप्रॉक्सीमेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और गणना द्वारा यहाँ पाया गया प्रकाश की भी चाल इतनी होती है, निर्वात में इतनी होती है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना। और एक चीज याद रखना बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ। कौन सी तरंगे हैं? दो तरंगे, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होती हैं। तो ये अनुप्रस्थ है। मैं सारी चीजें आगे डिटेल में समझाऊंगा ये सारी चीजें, अभी के लिए हम केवल ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में लिख लेना प्रकृति, क्या लिख लेना, नेचर। तो कौन सा होगा, तो आप लिखोगे अनुप्रस्थ। बात समझ में आ गई? ये ऐसे यहाँ पर लिख लेना। क्लियर है बात? अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनको हम लोग वर्गीकृत करते हैं, उनका स्पेक्ट्रम बनाते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब क्रम से लिख देते हैं, आवृत्ति के अनुसार या फिर तरंगदैर्घ्य के अनुसार, जितने भी तरंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे होते हैं। उसमें से अगर प्रकाश की बात करें तो ये दृश्य भाग में आता है। किस भाग में? दृश्य भाग में, जो पराबैंगनी और औरक्त के बीच में आता है। बात समझ में आ रही है? तो एग्जैक्ट तो कोई डिवाइडर है नहीं कि इतना तरंगदैर्घ्य से इतना तरंगदैर्घ्य तक ये है। सबके डिवाइडर जो हैं, जो विभाजक हैं, वो लगभग डाटा ही बताएंगे आपको कि लगभग इतना तरंगदैर्घ्य से इतना तरंगदैर्घ्य तक ये भाग। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको समझाता हूँ प्रकाश का कहाँ से कहाँ तक है इसका भाग। तो समझना, पहले तो लिख लो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग कितना बेटा, तो बताएंगे 400 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम बोलोगे बेटा तो 4000 बोलोगे। बात समझ में आ रही है? ओके, तो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम बोलना होगा तो 7500, है ना। एक जीरो और बढ़ा देना क्योंकि वो 10⁻⁻10 होता है और ये 10⁻⁹ चलो, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग 4000 नैनोमीटर से, वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसको अगर हम लोग स्पेक्ट्रम में देखें तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे। चलो ऐसे समझ लो,
यहाँ पर बेटा क्या होगा, पराबैंगनी क्षेत्र। बात समझ में आ रही? और इधर जो होगा वो अवरक्त हो जाएगा बेटा। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको इन सब से मतलब नहीं होना है, उधर से हमको कोई मतलब नहीं है। हम प्रकाश पढ़ रहे हैं, वो दृश्य भाग में आता है, तो ये भाग जो है बेटा वो दृश्य भाग है। बात समझ में आ रही है? और दृश्य भाग कहाँ से कहाँ तक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट, लगभग इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो अप्रॉक्सीमेट जो स्टार्ट होता है वो 400 नैनोमीटर, और कहाँ तक बेटा 750। डाटा पे मत जाओ बेटा, लगभग डाटा बता रहा हूँ। कहीं आपको लिखा मिलेगा 39,000 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, कहीं 4000 से 8000, ऐसा आपको मिलेगा। क्लियर? ये लगभग डाटा है, ये जो डिवाइडर है ये एग्जैक्ट नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। क्लियर? तो लगभग ये हम लोग लिखेंगे। अच्छा, इनके बीच में इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दृश्य भाग। ये क्या है? मैंने कहा उससे मतलब मत रखो बेटा, और आप वहीं जा रहे हो। वो भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ही है, इधर भी विद्युत चुंबकीय तरंगे ही है, और भी उधर और इधर होंगे, है ना। वो हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे नाम का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, वहाँ पर डिटेल में एक्स रे, गामा रे सब उसी में आपको मिलेगा। ठीक है, मामा रे नहीं मिलेगा, गामा रे मिलेगा। इधर देखना बेटा। अच्छा, दृश्य भाग में 7 रंग के प्रकाश आते हैं। क्या हो जा रहा है भाई, आज हमारे अतिरिक्त भी कोई पढ़ा रहा है क्या? सामने आओ। कोई बात नहीं, ध्यान देना। दृश्य भाग में 7 रंग आते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? कौन कौन से? विबग्योर, वही तो आप लोग कोड याद रखते हो। देखना मैं आपको समझाता हूँ, कैसे समझाऊंगा, लिख पाऊंगा तब ना। ठीक है, चलो यहाँ पे ऐसे वी आई वी जी वाई वो आ। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका वेव ग्योर। तो ये क्षेत्र हो गया वायलेट का, ये इंडिगो का, और ये आपका ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बात समझ में आ रही है? ओके। असल में इंडिगो का मतलब आसमानी और ब्लू का मतलब नीला, इन दोनों में हम लोग विभेद बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाते, इसलिए 6 ही लिख देते हैं कई बार। लैम्डा बेटा तरंग दैर्घ्य है, जो तरंग दैर्घ्य है नहीं, इसी को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। क्लियर? अभी आप जनरली जो फैक्ट पे है उसी पे जाइएगा, सारी चीज़ें लैम्डा वगैरह सब कुछ आप बढ़िया से पढ़ोगे। तो याद रखना वायलेट, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। निम्न में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला कौन सा रंग है? वायलेट। आपको दिख ही रहा है साफ साफ, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका? वायलेट, बैगनी का। और सबसे ज़्यादा रेड। बात समझ में आ रही? इन्हीं के बीच में सब आते हैं। क्लियर? 5500 के आसपास इधर आता है, इन्हीं के बीच में सब आ जाएंगे एंगस्ट्रॉम। हाँ, एक चीज़ यहाँ जरूर लिख लेना कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹। ये तो आप सब जानते हो। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ आप समझना, अगर कोई प्रकाश है बेटा, बात समझ आ रही है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका चाल बदल जाता है, यानी स्पीड। अभी मैंने बताया था अधिकतम चाल होता है निर्वात में, इसको भी लिख लो, ऐसे लिख लेंगे भैया ये विद्युत चुंबकीय तरंगे ही तो है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल कितना होता है निर्वात में? 3 × 10⁸। तो यही लिखेंगे, प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है?
C बराबर, और ये अप्रॉक्सीमेट, वैसे तो 2.99 करके होता है ना, अप्रॉक्सीमेट 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और याद रखिएगा निर्वात में जो चाल होता है बेटा प्रकाश का, वो अधिकतम होता है, अधिकतम प्राप्त चाल है इसका प्रकृति में, अभी तक इससे ज़्यादा चाल इसका प्राप्त नहीं हुआ, तो ये अधिकतम है। क्या है बेटा? लेकिन प्रकाश जब निर्वात में नहीं चल रहा है, किसी माध्यम में चल रहा है, जैसे हवा है उसमें चल रहा है, पानी है उसमें चल रहा है, कांच है उसमें चल रहा है, कोई भी पारदर्शी माध्यम उसमें चल सकता है, बात समझ में आ रही? तो जब उसमें चलेगा तो उसकी चाल कम हो जाती है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका चाल बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें बदलती हैं, इंटेंसिटी भी कई बार बदल जाती है, तीव्रता, क्लियर? लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। और आप लोग देखते होंगे कि रंग भी नहीं बदलता है। हरे कलर का लेजर है, पानी में डालोगे हरा ही दिखाई देगा, हवा से वो पानी में जा रहा है ना। इसका सीधा सा अर्थ हुआ जो रंग है, प्रकाश का जो रंग है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर ही नहीं करता। किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? हाँ, तो ये मत समझिएगा इसके अनुसार 400 नैनोमीटर ये वो तरंग दैर्ध्य के अनुसार बदल रहा है उसका रंग, नहीं, आवृत्ति के अनुसार बदल रहा है। बात समझ में आ रही है? अब आवृत्ति नहीं बदलती तो उसका रंग उतना ही रहता है। तो यहाँ पर आप लिख लेना ये अधिकतम है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो भिन्न भिन्न माध्यमों में इसकी चाल भिन्न भिन्न होती है। क्या लिखोगे बेटा? भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। ये बात आपको समझ में आ गई बेटा कि अगर प्रकाश अलग अलग माध्यम में चलेगा तो उसकी चाल अलग अलग होगी, और सर्वाधिक किस में होगी? निर्वात में। आप खुद ही जानते हो जहाँ पे ट्रैफिक कुछ नहीं होता वहाँ पे हम लोग तेजी से जाते हैं, बात समझ में आ रही है? तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, उस सर्वाधिक होगी और इतना होगी, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होगी। और लास्ट वाला आप लोग ये लिख लो, क्या? यदि या फिर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। अच्छा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब आप समझना पारदर्शी माध्यम, क्योंकि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में तो जाता है ना। एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल, तरंग दैर्ध्य, बात समझ में आ रही है? चाल, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ठीक है, परंतु आवृत्ति, क्या बेटा? व रंग नहीं बदलती। बात समझ में आई? देखो, तरंग दैर्ध्य तो बदल गया, तरंग दैर्ध्य क्या हुआ? बदल गया, लेकिन रंग नहीं बदला ना। इसका मतलब रंग का निर्धारण किससे होता है? आवृत्ति से, तरंग दैर्ध्य से नहीं। बात समझ में आई? कोई डाउट बेटा इसमें? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और भी मुझे याद आएंगे, जैसे जैसे याद आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा। इतना इम्पोर्टेंट था इसलिए आपको इतना जानना। क्लियर? और अभी तक हम लोग भूमिका पढ़ रहे थे, कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे।